हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आज का हमारा टॉपिक है रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन। तो रूसो जो हमारे राजनीतिक विचारक हैं, उनका राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। रूसो भी समझौतावादी विचारकों में से एक है, जैसे लॉक, हॉब्स, रूसो। ये तीन विचारक ऐसे हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति समझौते के आधार पर बताई, इसलिए इन्हें तीसरे समझौतावादी के रूप में भी जाना जाता है। रूसो के विचारों में कहीं ना कहीं उदारवाद की झलक भी दिखाई पड़ती है। तो जानते हैं रूसो के बारे में। रूसो का जीवन काल। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ था, लेकिन उनका जीवन फ्रांस में व्यतीत हुआ, इसलिए उसे फ्रेंच विचारकों की श्रेणी में रखा गया। तो रूसो 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में के जिनेवा नगर में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका जो स्विट्जरलैंड में जीवन यापन जो हो रहा था, बचपन का जो समय था, वो बहुत अच्छे से नहीं बीता था। कहें तो इनके जीवन में एक अस्थिरता थी, और उसके बाद क्या हुआ, ये फ्रांस चले गए। और जब फ्रांस चले गए तो वहां इन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। यही कारण है कि इन्हें फ्रेंच विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे कि एक पथभ्रष्ट युवक के जीवन में सुधार आ जाए। ऐसी ही एक घटना इनके जीवन में हुई जिससे इनके जीवन को एक मोड़ मिला, एक महत्वपूर्ण दिशा मिली, और वहीं से रूसो का राजनीतिक जो विचारकों के उसमें इनका नाम सम्मिलित होता है। तो वो घटना क्या थी कि 1749 ईस्वी में एक अकादमी थी, दीजो अकादमी। 1749 में दीजो अकादमी में एक प्रतियोगिता हुई, और इस प्रतियोगिता में रूसो की जो कृति थी उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। और जो प्रतियोगिता थी उसका टॉपिक क्या था? उसका विषय था विज्ञानों व कलाओं के पुनरुत्थान ने मानव को शुद्ध किया या कि भ्रष्ट। तो मीन्स क्या है कि विज्ञान और कलाओं का जो विकास हुआ है, उनका जो सृजन हुआ है, उससे मानव जीवन अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। तो इनका जो लेख था जिस पर इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला, उस लेख में इन्होंने कला व विज्ञान का विरोध किया और कहा कि इनके कारण ही मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है। और इनके इस पुरस्कार की काफी आलोचनाएं भी हुई और निंदा भी हुई, लेकिन फिर भी इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। और यहीं से इनके राजनीतिक विचारकों की उसमें श्रृंखला में ये जुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद इनके दूसरा लेख, तीसरा लेख, कई सारे लेख आते हैं जिनमें से बहुत फेमस है, चूंकि प्रथम डिस्कोर्स इनका पहला लेख था, जिसमें इन्होंने आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता पर कड़ा प्रहार व प्राकृतिक जीवन का गुणगान किया। तो आधुनिक भौतिकवादी जो उस समय भौतिकवादी सभ्यता जो थी, जिसका जन्म हुआ था, उसका इन्होंने कड़ी आलोचना की और प्राकृतिक जीवन का गुणगान किया। तो प्राकृतिक जीवन जो हमारा बहुत पहले था, ये कहते हैं उस समय में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत शांत और शांति से रहने वाला, एकाग्रचित और मिलजुल कर रहता था। ना उसमें कोई दूसरे के प्रति बैर भाव था, ना ही प्रेम था, ना नैतिक था, ना अनैतिक था। वो एक ऐसी अवस्था थी जैसे ये उस अवस्था को कहते हैं, मानव कहता था, मानव नोवेस सेवेस की तरह था, आदर्श बर्बर की तरह था। तो उस प्राकृतिक अवस्था का इन्होंने बहुत गुणगान किया, और इनका एक फेमस नारा भी है, प्रकृति की ओर लौटो। चूंकि नेचर जो था, प्रकृति में मनुष्य को जैसा बनाया था बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ये मानते हैं कि समाज और जो समाज के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, कला के द्वारा समाज वो संस्था है जिससे मनुष्य भ्रष्ट होता जाता है। इसीलिए ये कहते हैं
कि सभी मनुष्यों को प्रकृति की ओर, मतलब पूर्व की अपनी जो अवस्था थी उसकी ओर लौटना चाहिए था, और देश प्रेम की भावना, आपस में मिलजुल के रहने की भावना, अपना तेरा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। तो देश प्रेम में लिप्त रहे मनुष्य, सब मिलजुल कर रहे, और मेरा तेरा का भावना किसी के अंदर ना आने पाए, ऐसी अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था। तो इन्होंने प्रथम डिस्कोर्सेज में इस आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता की कटु आलोचना की और प्राकृतिक जीवन का गुणगान किया, और इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। इनकी दूसरी रचना क्या थी? दूसरे, जिसे हम सेकंड डिस्कोर्सेज के नाम से जानते हैं, दूसरे डिस्कोर्स, वो उसका टॉपिक क्या था? वो था ओरिजिन ऑफ अनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता का कहां से जन्म होता है, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे असमानता आती है। मनुष्य जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में था तब बहुत समानता का भाव था, किसी में भी ऊंच नीच नहीं थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया? सेकंड डिस्कोर्सेज में ये बताते हैं निजी संपत्ति की निंदा की, क्योंकि इससे जीवन में असमानता का जन्म होता है, और बताया कि कैसे व्यक्ति के जीवन में, समाज में असमानता आई चूंकि निजी संपत्ति आती है। ये बताते हैं इसमें कि 3 प्रकार की क्रांति होती है। पहली क्रांति, सबसे पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, जिसमें ना कोई परिवार था, ना कोई संस्था थी, ना कोई नियम थे, ना मनुष्य में नैतिकता थी, ना अनैतिकता थी, ना वो अच्छा था ना वो बुरा था। वो कैसा था? वो शांत और स्वभाव से एकाग्रचित रहने वाला था। लेकिन धीरे धीरे क्या आया? धीरे धीरे परिवार का जन्म होता है, विवाह संबंध होते हैं, उसके बाद मनुष्य का बनता है परिवार। जब परिवार बनता है तो मनुष्य के अंदर अपना तेरा की भावना आ जाती है। मनुष्य में क्या होता है कि लगाव एक दूसरे से, तो कौन अपना है कौन तेरा, ये पहली क्रांति का नाम इसे देते हैं। दूसरी क्रांति कब होती है? दूसरी क्रांति होती है तब जब कृषि का आविष्कार होता है, जब उद्योग आते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें सभी मनुष्य शांत मिलजुल कर रहते थे, सारी प्रकृति की जो संपदाएं थी उन पर सबका अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे कृषि, वो पहला मनुष्य था जिसने क्या किया? भूमि के टुकड़े पर अपना अधिकार जमा लिया और कहा कि ये मेरी है, और वो उस भूमि का स्वामी बन बैठा। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उस पर विश्वास किया, और उसी ने समाज की, वही समाज का ठेकेदार बना, और उसी ने समाज की स्थापना की। रूसो अपनी भाषा में ये भी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जागृत हो जाओ, जो ये व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये भूमि उसकी है, वो उसकी नहीं है, बल्कि प्रकृति ने सबके लिए समान रूप से बनाई है और सारी वस्तुओं पर सबका अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता, और जो भूमि पर जिसने कब्जा किया तो इससे अपने तेरे की भावना आ जाती है, लोगों में कब्जा करने की, जो जिस पर अधिकार कर ले वो उसका हो जाता है। तो ये दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति क्या होती है कि जब जो मनुष्य अपना तेरा, या अब जिस पर अधिकार कर लिया, तो किसी के पास साधन होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, किसी के पास बहुत अधिक साधन होंगे, किसी के पास बहुत कम होंगे। तो इससे आ जाती है लोगों में असमानता। तो यहां से शुरुआत होती है असमानता की। अब असमानता आ जाती है तो वर्ग बढ़ जाते हैं। वर्ग बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो संपन्न वर्ग है और जो निर्बल है, जिसके पास साधन नहीं है, विपन्न वर्ग है, उन दोनों में आपस में संघर्ष होता है अपने अपने हित की रक्षा के लिए। तो क्या होता है? तो मिलकर होता है एक समझौता, जिससे कि समझौते के आधार पर एक राज्य की, एक सरकार का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये अपने दूसरे डिस्कोर्स में बताते हैं। सबसे फेमस है इनकी सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया सामाजिक समझौते के आधार पर शुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था को आदर्शीकरण किया। तो इन्होंने क्या बताया कि ये तीनों इनकी जो रचनाएं हैं वो एक दूसरे से आगे बढ़ाती हुई हैं। सामाजिक समझौता, जैसा कि हमने पहले बताया कि जब लोगों के बीच संघर्ष हुआ तो एक मिलजुल कर एक समझौता किया गया। उस समझौते से क्या हुआ कि सबने अपने अपने अधिकार सौंप दिए। किस लिए? ताकि एक सही समाज की स्थापना हो सके, एक सिविल सोसाइटी की स्थापना हो सके, और लोग अपनी उसी प्राकृतिक अवस्था में आ सके जहां सबके अधिकार सुरक्षित रह सके, जिसे सामाजिक समझौता कहते हैं। रूसो ने क्या किया? रूसो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे और इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया। अब जानते हैं रूसो के राजनीतिक विचार। तो प्राकृतिक अवस्था हमने पहले ही बताया, प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था है जहां मनुष्य शांत है, एकांत में रहना चाहता है और
किसी में अपना तेरा की भावना नहीं है। तो ये वो अवस्था है जहां नोबल सेवेज की ये बात करते हैं। मानव स्वभाव से बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई अपना तेरा की भावना नहीं है, मिलजुल कर रहता है। आदर्श बर्बर की ये मानव को कल्पना देते ही कहते हैं मनुष्य एक उस पशु के समान है, लेकिन पशु से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पशु में क्या होता है, ना लड़ाई, ना अपना, ना कुछ। तो मानव स्वभाव से शांत है, अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक अवस्था पीछे रह जाती है और समाज, सोसाइटी ये आते हैं और इनसे क्या हो जाता है, इससे मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताते हैं, कॉमन विल मीन्स एक होती है अपनी इच्छा, व्यक्ति की जो स्वयं की होती है, जिसमें व्यक्ति का कहता अपना हित चाहता है। लेकिन सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो क्या है कि सबकी इच्छा, ऐसा काम किया जाए जिससे सबका हित हो। क्योंकि कुछ क्या होता है, कुछ पर्सनल अपनी इच्छाएं होती हैं, कुछ होती है सामूहिक कि जिस संस्था से हम जुड़े हैं उसकी इच्छाएं, लेकिन सामान्य इच्छा वो इच्छा है जिसमें कि संपूर्ण जनता का हित जुड़ा हुआ है। तो इस इच्छा के लिए क्या है, इस इच्छा के लिए कि रूसो बताने की कोशिश करते हैं कि सभी ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने के बाद जो समाज में बुराइयां आ गई उनसे अपना तेरा की भावना और जो संघर्ष की स्थिति थी, युद्ध से बचने के लिए सामान्य बिल की बात की, कॉमन बिल की बात करते हैं। कॉमन बिल वो डिजायर, वो इच्छा जो कि सबके लिए समान रूप से कार्य करेगी, जहां अपना तेरा नहीं होगा बल्कि सबके हित के लिए, लोक कल्याण के लिए बात की जाएगी। शासन व विधायन, तो शासन व विधायन में ये अंतर बताते हैं। ये कहते हैं कि शासन करने वाली बॉडी अलग है और जो शासन करता है और वो विधायन नहीं हो सकता। कानून बनाने का अधिकार लोगों को है और जो सामान्य इच्छा होगी वो धीरे धीरे कानून बन जाएगी। लेकिन चूंकि हर व्यक्ति कानून नहीं बना सकता, तो हर व्यक्ति कानून नहीं बना सकता। कानून बनाने के लिए, विधायन बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, विशेषज्ञ की जरूरत होती है। तो विशेषज्ञों का एक ग्रुप होगा जो कि कानून बनाएगा और सरकार क्या करेगी, सरकार सिर्फ उन कानूनों को लागू करने के लिए एक यंत्र के रूप में कार्य करेगी। लोक प्रभुसत्ता, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। लोक संप्रभुता मीन्स इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग है। जो हॉब्स के उसमें हमने पढ़ा और रूसो के लॉक के उसमें जाना सामाजिक समझौते में, लेकिन इन्होंने लोक प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेनिटी जो है वो लोगों में है निहित, वो जनता में निहित है। चूंकि जनता ही समझौता कर रही है और जनता में निहित है प्रभुसत्ता। जनता को ये अधिकार है कि वो राज्य का और वो सरकार का विरोध करे जब राज्य व सरकार उसका हित में कार्य ना करे। तो लोक प्रभुसत्ता ये कहते हैं कि जनता में ही प्रभुसत्ता निहित है। राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, ये कहते हैं कि राज्य क्या है, व्यक्तियों द्वारा एक संस्था बनाई गई, समझौते के आधार पर राज्य क्या करेगा, सबके एक सिविल सोसाइटी की स्थापना हुई है और वो लोगों के हितों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाएगा और उन्हें लागू करेगा। राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो कि सामान्य बिल के अगेंस्ट हो। तो इस प्रकार से राज्य क्या करेगा, जनता के हित के लिए जनता को उस स्थिति में वापस ले जाएगा, वो प्राकृतिक अवस्था जहां सबके अधिकार सुरक्षित हैं और जहां सबके हित के लिए कार्य होते हैं, ना अपना है ना तेरा है और कोई ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं होगा। रूसो के जो विचार थे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूसो के विचारों में एक विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे रूसो की एक बहुत फेमस कोटेशन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज में रिश्ते नातों में फंस के वो ऐसे लगता है कि जाल में फंसता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए जहां मनुष्य अपनी स्वतंत्रता महसूस कर सके, उसे बेड़ियों में जकड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से रूसो के जो विचार है वो अपने आप में प्रशंसनीय है और एक आदर्शवादी, एक उदारवादी विचार की श्रेणी, मतलब विचार रूसो की विचारों में दर्शन देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।